गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्राम। आप सभी का एग्राम पे स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं पॉलिटिक का रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू। तो आज हम लोग लाए हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं सेट 9। सेट 8 तक हो गया है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट 9। इसमें हम लोग देख रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और सिटीजनशिप। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे अदर प्रोविजंस, अदर पार्ट्स, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल्स प्रोग्रामेटेड ऑन एनी स्टेट। किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट, गवर्नर की रिपोर्ट या प्रेसिडेंट खुद से इस पर डिसीजन लेकर प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगाता है। अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो वह स्टेट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। इवन तो वहाँ का बजट भी पार्लियामेंट के द्वारा पेश किया जाता है। अगला, ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन। 352 के अंतर्गत जो इमरजेंसी आपातकाल लागू होता है उसमें पार्लियामेंट के द्वारा कितने महीने में अप्रूव होना चाहिए? तो वो विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ वो अप्रूव होना चाहिए। पहले ये 2 मंथ्स और 3 मंथ्स था, बीच में 2 मंथ्स हुआ बीच में, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको 1 मंथ किया कर दिया गया और ये अभी तक ऐसे ही है। सपोज करो राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, दो है पार्लियामेंट, दोनों हाउस से होना चाहिए। अगर राज्यसभा तो कभी डिजोल्व नहीं होता है, मान लो कि लोकसभा या राज्यसभा सेशन में नहीं है, लोकसभा सेशन में नहीं है, तो राज्यसभा से एक हाउस से हो जाएगा और जैसे ही लोकसभा का सेशन आएगा तो लोकसभा उसको विद इन अ मंथ उसको क्या करेगा? अप्रूव करेगा। नहीं अगर अप्रूव होता है तो इमरजेंसी खत्म हो जाएगा। अगला, द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड इन अ स्टेट। स्टेट में प्रेसिडेंट रूल कब प्रोक्लेम्ड होता है? व्हेन अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर इज डिफीटेड। नहीं, ये तो मेजोरिटी, ये तो आपका तुम्हारा मेजोरिटी प्रूव करना होगा, इससे गवर्नमेंट जा सकता है लेकिन नया गवर्नमेंट भी बन सकता है, ऐसा नहीं। इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर ऑफ द स्टेट इज सेटिस्फाइड दैट इज लाइकली टू अराइज इन व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। If the president on receipt of report for the governor of the state or other a situation has arisen with the government of the state cannot according to the provision of the constitution is satisfied। देखो, the governor of the state on a receipt of report on a receipt of report from the governor of the state or otherwise देखो यहाँ पे सिर्फ ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर है, यहाँ पे और अदरवाइज स्टेटमेंट को देखो, और अदरवाइज सिर्फ कोई जरूरी नहीं है कि रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ गवर्नर पे ही वो करे, कोई और भी करने, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो सी इज द ऑप्शन। चीफ ऑफ द स्टेट डिफर ऑन मिनट, ये गलत है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है यदि राष्ट्रपति राज्य की रिपोर्ट से प्राप्त संतुष्ट है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने साधना जिससे कि राज्य में संविधान के अनुसार नहीं चल सकता है। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने या अन्यथा, इस चीज को ध्यान दे रहे हैं, अन्यथा सिर्फ राज्यपाल के रिपोर्ट पर ही नहीं है और अदरवाइज भी गवर्नर जो है, राष्ट्रपति जो है, सॉरी राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। द गवर्नर रिकमेंड्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट ब्रेकडाउन ऑफ इन द स्टेट is imminent. The president make a proclamation under article 356. The action of the president can be reviewed as the president is sole judge of his emergency power, cannot be reviewed as the constitution was the court from the reviewing political action, can be reviewed as it goes against fundamental rights, can be reviewed as it nullified। तो इसका आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट बोला है कि हम प्रेसिडेंट रूल को रिव्यू करेंगे, प्रेसिडेंट रूल को रिव्यू करेंगे क्योंकि मे भी मॉडिफाइड हो सकता है, दुर्भावनापूर्ण हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फंडामेंटल राइट्स या ये कॉन्स्टिट्यूशन वार्स ये सब नहीं है, कैन नॉट तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है। ये रिव्यू हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मेलाफाइड, हो सकता है राष्ट्रपति को मेलाफाइड कुछ दुर्भावनापूर्ण, जैसे आपको याद होगा बिहार में 2005 में राष्ट्रपति शासन सरदार बूटा से उसमें गवर्नर थे, वो लगाए थे, उनके रिपोर्ट पे लगा था सरदार बूटा से। लेकिन बाद में इस पर सुप्रीम कोर्ट बोला था कि ये जो प्रेसिडेंट रूल था, राष्ट्रपति शासन था, वो गलत था, मेलाफाइड था, दुर्भावनापूर्ण था। तो इस बेसिस पे राष्ट्रपति शासन को वो रिव्यू कर सकता है। अगला, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 व्हेन लोकसभा स्टैंड डिसॉल्व हैज बीन अप्रूव्ड बाय राज्यसभा एंड देन विल कंटिन्यू टिल द न्यू लोकसभा व्हिच मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स सिटिंग। यही इसका सही आंसर होगा। समझे क्या? यही इसका सही आंसर है।
कि राज्यसभा उसको जब अगर लोकसभा डिजोल्व है तो राज्यसभा उसको पास कर दे, और जैसे ही लोकसभा का नया सेशन आएगा तो विद इन 30 डेज वो अपने पहले सेटिंग से 30 दिन के अंदर में उसको मंजूरी देना होगा। ये दिस वन इज द करेक्ट, इसका आंसर यही है। The rule of passing resolution by 2/3 majority of total number of members of the House of Parliament is applicable in the case of approval of impeachment of president, disapproval of proclamation of emergency, अमेंडमेंट ऑफ, देखो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला भी हो सकता है और सिंपल मेजोरिटी भी हो सकता है। यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा है तो ये नहीं होगा। अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ये भी नहीं है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जब महाभियोग होता है तो उसमें 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर का चाहिए, जिसको कि इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। ये तो राष्ट्रपति का महाभियोग पे ये सही आंसर है। डिसअप्रूवल में भी, इसमें भी जरूरत नहीं है इफेक्टिव मेजोरिटी का। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो, a proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both the house of parliament। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें 2 महीने के अंदर में दोनों हाउस से वो पास हो जाना चाहिए। If any proclamation of financial emergency is in operation, it is competent for the president to issue direction for the reduction of salaries and allowances of all or any class of person serving in connection with the affairs of union but excluding judges of Supreme Court and High Court। नहीं, ये गलत है, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का भी सैलरी कम हो जाएगा अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो प्रेसिडेंट चाहेंगे तो उन लोग का भी सैलरी, पेंशन, ये सारा कुछ अलाउंसेज सब कुछ कम कर देंगे। तो एक्सक्लूडिंग नहीं, इंक्लूडिंग होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। वित्तीय आपातकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी वेतन रोका जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। After approval by both the House of Parliament, the proclamation of emergency issued by President shall be valid for emergency कितने के लिए? 6 महीना के लिए, for period of 6 month, for a period of 6 month, for indefinite period both the House। लेकिन सिर्फ वो indefinite period के लिए रहेगा, लेकिन हर 6 महीने पे उसको क्या होगा? उसको मंजूरी देना होगा। हम पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़े थे। हर 6 महीने पे उसको मंजूरी देना होगा, यानी कि ये नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर। उसको हर 6 महीने पे मंजूरी देना। इससे पता चलता है कि हमें सारा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। सिर्फ हाफ स्टेटमेंट पढ़कर हम आंसर को लगा देते हैं तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होगा और उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट लगाए थे, तीनों स्टेटमेंट बिना पढ़े हम पहले स्टेटमेंट को बोल दी। तो नहीं, हर 6 महीने पे उसको सदन से अप्रूवल की जरूरत होता है और वो अपना इंडेफिनिट टाइम तक रह सकता है। एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356 शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ, जो प्रोक्लेमेशन है वो सीज हो जाएगा। जैसे मान लो 256 लगा था तो सारा कुछ पार्लियामेंट से बना था, नया नया बिल ऐसा था, तो वो कब होगा? 1 month अनलेस बिफोर दैट पीरियड इट इज बीन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 2 months अनलेस बिफोर दैट पीरियड इट इज अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 6 months अनलेस बिफोर दैट पीरियड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पीरियड। 3 years अनलेस बिफोर दैट पीरियड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 1 महीने जब तक कि उस अवधि से पहले इस संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित न किया गया हो। 2 महीना जब तक कि उस अवधि से पहले इसे संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित न किया गया हो। 6 महीने पहले जब तक कि उस अवधि से पहले इस संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न किया गया हो। 3 साल तक जब तक कि उससे ये नहीं किया गया हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 2 months। ठीक है ना? 2 months अनलेस बिफोर दैट पीरियड, 2 महीने तक रहेगा। और जब तक कि वो रिजोल्यूशन से दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से 2 महीने जब तक कि उस अवधि से पहले इस संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसको पास न कर दिया गया हो, अनुमोदित न कर दिया गया हो। While a proclamation of emergency is in operation in the country, the state government can legislate only on subject, cannot legislate, ये सस्पेंडेड रहता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा? ये कानून नहीं बना सकता, सारा कानून पार्लियामेंट से बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकता इमरजेंसी के टाइम में। While proclamation of emergency is in operation in the country under Article 352, the Parliament is empowered under Article 252 to legislate with respect to any matter in the state list। बिल्कुल सही, एक करेक्ट स्टेटमेंट है, आप कर सकते हो। The power of the state to make law which is entitled to make a law under the constitution is suspended। नहीं, सस्पेंड नहीं होता। 352 के अंदर में सस्पेंड नहीं हो सकता, वो बना सकता है।
ए लॉ पास बाय द पार्लियामेंट में बी अमेंडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर विद पर्याप्त प्रश्न पर नहीं, पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून को स्टेट अमेंड नहीं कर सकता जब इमरजेंसी लगा हुआ हो तो। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट सम ऑफ इट्स पावर टू स्टेट, नहीं, पार्लियामेंट स्टेट से और पावर छीन लेता है, पावर देता नहीं है और छीन लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी के अनुसार। प्रेसिडेंट कैन आस्क स्टेट टू फॉलो सर्टेन कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, सही। द स्टेट मे बी आस्क टू रिजर्व द मनी बिल्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल, ये भी सही है। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड नॉर्मल एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, नहीं, प्रेसिडेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस सैलरी ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड नॉट जजेज, नॉट जजेज ये रिड्यूस कर सकते हैं, सिविल सर्वेंट और जजेज का भी रिड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मल एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू ये सही स्टेटमेंट है, सॉरी, ये जजेज यहाँ पे है, ये गलत, जजेज का भी आप सैलरी वो रिड्यूस कर सकते हैं। डी यहाँ पे नॉट करेक्ट में क्या होगा? डी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है? करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट है, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। According to Article 164, sub clause 1 of the Constitution, in 3 states there shall be a minister in charge of tribal welfare, who may in addition charge of welfare of scheduled caste and backward class. Which of the following state is not covered under the article? देखो 164 सब क्लाउज 1 में नियम है कि जहाँ पे आदिवासी बहुल इलाका है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आदिवासी हैं, वहाँ पे एक आदिवासी के वेलफेयर के लिए, आदिवासी के विकास के लिए एक अलग मिनिस्टर रहेंगे, जिनके जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के इंचार्ज भी रहेंगे, चार्ज में भी उनके प्रभार, उनका भी वेलफेयर का चार्ज रहेगा। तो ये कहाँ नहीं है? तो झारखंड में बहुत आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मध्य सबसे आदिवासी मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब इज द करेक्ट आंसर। Which article of the Indian Constitution prescribe हिंदी in Devanagari script as the official language of the Union? ये कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343 में है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ का आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन ग्रांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन बिलोंग टू SC ST एंड द अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिटीज ग्रांटेड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है? देखो आर्टिकल 15 में क्या है? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए अनुच्छेद 16 इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, पार्ट 5 किस चीज से डील करता है? तो पार्ट 5 आपका, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इंडियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और CAG, संघ कार्यकारिणी, संसद और नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा, ये सब आपका एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D1, 2 एंड 4, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स एंड शेड्यूल 5, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का संरक्षण क्या है? टू बी अल्टर्ड बाय द गवर्नर, मे बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय अमेंडमेंट रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी, कैन नॉट बी अल्टर्ड, मे बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद के द्वारा सामान्य कानून के द्वारा बदला जा सकता है, सामान्य कानून के द्वारा 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, सामान्य कानून से इसको बदला जा सकता है। अगला देखो, प्रोविजन ऑफ हैविंग UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ फॉर स्टेट्स आर इंश्राइंड इन, बताओ UPSC और लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन से भाग में है, कौन से चैप्टर में है, कौन सा आर्टिकल है? आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पार्ट 14 चैप्टर 1 आर्टिकल 308 से 323, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स और उसके प्रोविजंस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो 19(1)(a) क्या है? और 19(1)(a) आपका यहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा, ठीक है। 19(1)(c) क्या है? 19(1)(c) आपका है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, तो ये हो जाएगा। 19(1)(e) क्या है? 19(1)(e) है राइट टू रिसाइड, ये हो जाएगा आपका C, और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। और 19(1) राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, बिजनेस और ट्रेड, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या है? 1(a) का क्या हो जाएगा? भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 1(c) क्या है? संघ और यूनियन बनाने का अधिकार। 1(e) क्या है? देश के किसी विषय में रहने और बसने का अधिकार। और टी क्या है? ये आपका डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग, पार्ट 1 में क्या है आपका? पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी है। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप है।
पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 9 में क्या है, पंचायती राज। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड है, 67, 60, 94 और 90। तो आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 किससे रिलेटेड है, तो अगर हम अनुच्छेद 67 का बात करें तो ये आपका रिलेटेड है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को हटाने का सारा नियम इसमें है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 किससे रिलेटेड है, तो अनुच्छेद 94 आपका रिलेटेड है रिमूवल ऑफ स्पीकर। स्पीकर जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको हटाने का सारा प्रोविजन यहाँ पे है। और अनुच्छेद 90 में क्या है, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के उपाध्यक्ष को हटाने का प्रोविजन। यानी कि करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर्टिकल 23। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखो ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17, उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18, बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24, मानव तस्करी निषेध अनुच्छेद 23। इंटर स्टेट काउंसिल, मैच द फॉलोइंग। इंटर स्टेट काउंसिल, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और यूपीएससी। तो ये सब किस किस में है, तो इंटर स्टेट काउंसिल किस में है, अनुच्छेद 263 में, ठीक है। यूपीएससी अनुच्छेद 315, इसका ए, इसका डी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स किस में आएगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आपका आएगा इसमें अनुच्छेद 323 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और एवोल्यूशन ऑफ टाइटल अनुच्छेद, सॉरी यहाँ पे गलत है लिखा हुआ, ये अनुच्छेद 18, ये अनुच्छेद 180 नहीं है, अनुच्छेद 18, ये यहाँ पे बाई मिस्टेक ये हो गया है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following articles of the Constitution of India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of executive power of the Union? भारत के संविधान के निर्णय से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह न हो। तो किस में है, अनुच्छेद 257 में बोला गया है कि अगर राज्य जो है वो इस तरह से कार्य करेगा कि उसे सेंटर के कार्यों में कोई बाधा ना हो। अब सेंटर के अगर कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, सेंटर का कार्य सही से नहीं हो पाता, तो वो आपको सस्पेंड, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर सकता है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। अगला, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ, ठीक है। अनुच्छेद 340 जो है वो किसके कंडीशन को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन के अपॉइंटमेंट को निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 340 जो है वो किसकी सुधार के लिए जांच आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। अगला, मैच द फॉलोइंग। नेशनल इमरजेंसी किस में लगेगा, 352 में, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 356 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी 307 में। तो ए का 3, बी का 1 और सी का 2, ए का 3, बी का 1 और सी का 2, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड सो फार, अभी तक कितने बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है, तो अभी तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है। इमरजेंसी 3 बार लग चुका। देखो 2 बार एक्सटर्नल वार और एग्रेशन के कारण, एक बार आपका 1962 के टाइम में जब चाइना वार हुआ था उस समय लगा था, फिर एक बार जब 1971 का इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था उस समय लगा था, और एक बार आपका 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी जो इंटरनल एग्रेशन और इंटरनल रिवेलियन के कारण के नाम पे जो लगा था ये है। तो टोटल अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी
लग चुका है। अगला, द प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर ईच स्टेट हैज बीन मेड अंडर, भारत के साथ साथ प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि कौन से अनुच्छेद में बनाया गया है, तो यह है आपका अनुच्छेद 267 में कंटिजेंसी फंड का प्रावधान है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन आस्क अ स्टेट टू रिड्यूस सैलरीज एरिड अलाउंस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन कंसर्न विद द अफेयर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही। आस्क द स्टेट टू रिजर्व मनी बिल्स पास बाय लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन, issue direction to state on financial matter, issue direction for the reduction of salaries and allowances of the person serving in connection with the affairs of the union। इसका तो यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं राज्यों से राज्य के मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते को कम करने के लिए कहें, बिल्कुल। राज्य से राज्य विधायिका द्वारा पारित धन विधेयकों को उनके विचार के लिए आरक्षित करने के लिए कहें, बिल्कुल। वित्तीय मामलों पर राज्यों को निर्देश जारी करें, बिल्कुल। संघ मामले के संबंध में सेवारत व्यक्तियों के वेतन और भत्तों को निर्देश जारी करें, बिल्कुल। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली on grounds of war, on grounds of external aggression, or grounds of internal disturbances, on the written recommendations of the union cabinet। only लिखा हुआ देखो, only, तो only में क्या हो जाएगा, only सिर्फ उसी कंडीशन पे आपको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है। तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, बिल्कुल, ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, बिल्कुल, ये भी सही है। ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, बिल्कुल, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 2 3 4। देखो पहले ऐसा नहीं था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी आपातकाल तभी लगाएंगे जब उनको कैबिनेट के द्वारा रिटन रिकमेंडेशन मिलेगा, लिखित में अनुशंसा होगा कैबिनेट द्वारा। जब इंदिरा गांधी राष्ट्रपति शासन लगाई थी तो राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद मॉर्निंग में कैबिनेट को पता चला था कि राष्ट्रपति शासन लग गया है, ठीक है ना। और इसी कारण एक चीज और आपको कह देते हैं, कैबिनेट वर्ड जो है हमारे संविधान में कहीं पे, मूल संविधान में कहीं पे कैबिनेट वर्ड नहीं है, बस वही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कैबिनेट को आर्टिकल 352 में जोड़ा गया है कि आप कैबिनेट के अनुशंसा पे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 1 2 3 और 4 है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा जो ये सेशन है वो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिला हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा इनिशिएटिव तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।